क्या ये पॉइंट वैलिड है? अगर कंपनी एक शेयर को इश्यू करके 150 रुपए अरेंज कर सकती है तो 22.5 लाख अरेंज करने में कंपनी को 15,000 शेयर इश्यू करने होंगे। अब कंपनी कहते जी हमें तो 15 लाख रुपए चाहिए, एक शेयर को इश्यू करके 150 रुपए मिलते हैं, 10,000। हमें 10 लाख रुपए चाहिए, एक शेयर को इश्यू करके 125 रुपए मिलते हैं, 8,000। तो आपने पता कर लिया कि हम कितने इक्विटी शेयर इश्यू करें ताकि इक्विटी फाइनेंसिंग को अरेंज किया जा सके। क्या ये बात अपने आप में सही है? चलिए, आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता कर लिए। अब आप लिखेगा EBIT। क्वेश्चन कहता है फंड्स जैसे मर्जी क्यों ना अरेंज करो। आपको प्रोजेक्ट से इनकम कितनी होगी? 5 लाख रुपए। आप क्या करिएगा, इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो इंटरेस्ट माइनस करते ही मुझे क्या पता चल जाएगा? EBT। फिर मैं 50% टैक्स माइनस कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा EAT। क्या ये बात सही है? एक बार EAT कैलकुलेट हो जाए बस, मैं EAT को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा EPS। और जिस ऑप्शन में EPS सबसे ज्यादा होगा हम उसके फेवर में अपनी बात कह देंगे। चलिए आइए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाया जाए, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें पहले ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 कहता है कि डेप्ट फाइनेंसिंग होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख है ना? अगर आपने 2.5 लाख का लोन लिया तो वो लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिल जाएगा? 10%। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? 25,000। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में आप लोन कितना लेंगे? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ना? अब ये बताइए 10 लाख का लोन आप अरेंज कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम अपना ओपिनियन तो बाद में दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में मैं जानना चाहता हूं जी, हम तो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन में स्लैब रेट गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें, स्लैब रेट गिवन है कि जी पहले 2.5 लाख का जो लोन होगा उस पे 10% लोन, उसके ऊपर 10% रेट है, और जो लोन 2.5 लाख और 10 लाख के बीच में होगा उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में कहा जाता ना, इतनी इनकम पर 0 टैक्स, उसके ऊपर इतनी इनकम पर 10% टैक्स, ऐसा कुछ कहा जाता ना। मैं भी वही कहने की बात कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है पहले 2.5 लाख के लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, पर लोन तो 10 लाख है, तो हम कहेंगे जो पहला 2.5 लाख का लोन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब वो लोन जो 2.5 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख से ऊपर नहीं है,
मैं इसको कह सकता हूं जो अगला 7.5 लाख का लोन है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। क्या ये हमने ठीक कैलकुलेट करा? मैं एक बार फिर से कहता हूं, लोन है 10 लाख रुपए, पहले 2.5 लाख के लोन पर 10% रेट है, अगले 7.5 लाख के लोन पर 15% रेट है। कितना इंटरेस्ट हो गया? 1,37,500। वी कम टू ऑप्शन नंबर 3। 15 लाख का लोन है। क्वेश्चन कहता है ऐसी सिचुएशन में आप पहले पता करिए शुरू के 2.5 लाख का लोन, उस पर दीजिए 10% इंटरेस्ट, अगला 7.5 लाख का लोन, उस पर दीजिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगला 5 लाख का लोन और उस पर दीजिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल 15 लाख का लोन, शुरू के 2.5 लाख का लोन, अगले 7.5 लाख का लोन, अगले 5 लाख का लोन। टोटल कितना हो गया? 2,37,500। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं, माइनस करते हैं। इंटरेस्ट माइनस करते ही आपको ईबीटी पता चलेगा। ऑप्शन 1 4,75,000, ऑप्शन 2 3,62,500, ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 ठीक कैलकुलेट कर रहा हूं। हाँ, 2,62,500। चले आइए 50% टैक्स माइनस करते हैं। 2,37,500, ओके 181,250। देन 131,250। हाँ जी, ये जो EAT है, आइए हम इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करें। EAT है 2,37,500, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 15,000, 15.83। ऑप्शन 2 18.125, ऑप्शन 3 16.40, 16.40। तो आप बताइएगा कि ईपीएस सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑप्शन 2 में। तो मोस्ट रेकमेंडेड कोर्स तो यही है कि आप इक्विटी फाइनेंसिंग करिए 15 लाख और डेब्ट फाइनेंसिंग करें 10 लाख। आइए हम इस बात को कंक्लूजन के तौर पे लिख लेते हैं। तो लिखिएगा कंक्लूजन। चलिए कंक्लूजन में लिखिएगा, सिंस EPS is maximum, since EPS is maximum in option 2, since EPS is maximum in option 2,
comma, it is advised to arrange additional funds. It is advised to arrange additional funds of rupees 25 lakhs. It is advised to arrange additional funds of rupees 25 lakhs in such a manner that rupees 10 lakhs is in the form of debt financing. Rupees 10 lakhs is in the form of debt financing, and balance rupees 15 lakhs is in the form of equity financing. मैंने आपको बताई था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 21 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर देने में हमको टाइम भी बहुत लगेगा, नॉलेज भी इसमें आपको बहुत मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ना शुरू करते हैं। ए कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फिगर्स। EBIT 26 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एट रेट ऑफ 12%, EBT लेस टैक्स EAT। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही बनाते हैं ना। नेक्स्ट लाइन में लिखा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर उन्होंने कैलकुलेट करा EPS। कैसे कैलकुलेट करा? उन्होंने 10 लाख को 4 लाख से डिवाइड करा। 10 लाख क्या है? EAT। 4 लाख क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम भी होते, हम भी ऐसे ही कैलकुलेट करते। नेक्स्ट लिखा है मार्केट प्राइस पर शेयर। फिर क्या लिखा है? PE रेशियो, फुल फॉर्म प्राइस अर्निंग रेशियो। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले जरा PE रेशियो के बारे में कुछ समझ लिया जाए। आपने मुझे फुल फॉर्म बताई दिया, प्राइस अर्निंग रेशियो। देखिए PE रेशियो को आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, इसमें कुछ भी लिखने लायक कंसेप्ट नहीं। इसका अगर आपको फार्मूला ही जानना है तो फार्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। जैसे आप ही ने कहा कि मार्केट प्राइस पर शेयर है 25 रुपए, क्वेश्चन में लिखा है, और अर्निंग पर शेयर कितना है? 2.5। तो PE रेशियो कैलकुलेट करा तो क्या आ गया? 10। ये 10 इन्होंने खुद कैलकुलेट करा है, ये हमने नहीं कैलकुलेट करा। जब पर जैसा मैं कह रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बहुत होंगे, नॉलेज भी बहुत होगी। PE रेशियो 10 का मतलब यह है, अगर आज आप 25 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें तो कंपनी आपको हर साल अगर 2.5 रुपए कमा के दे तो 10 साल में आपको आपके 25 रुपए लौटा दिए जाएंगे। आज शेयर खरीद लीजिए, 25 रुपए लगा दीजिए, 10 साल में आपके 25 रुपए वापस। अच्छा, 10 साल के बाद हम आपसे शेयर नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे शेयर रखो अपने पास। शेयर भी आपका हुआ, 25 भी आपको हमने लौटा दिए। हर कोई आदमी ये जानना चाहता है कि अगर उसने कुछ पैसा लगाया है तो उसका लगाया हुआ पैसा कितने साल में वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी का शेयर अगर मैं 25 रुपए में खरीदता, पर उस कंपनी का EPS होता 5 रुपए, इसका EPS तो 2.5 रुपए। तो क्या ऐसी सिचुएशन में मेरे 25 रुपए 5 साल में वापस आ जाएंगे? ये तो सुनकर और भी अच्छा लग रहा है।
तो अगर पी रेशो कम है तो ये नए शेयर होल्डर के लिए बड़े फायदे वाली बात है। नया शेयर होल्डर कहेगा अरे शेयर खरीदने का अच्छा मौका है, शेयर सस्ते दाम पे मिल रहा है, खरीद लो। अरे 25 का शेयर मिल रहा है, हर साल 5 रुपए कमाएंगे, हमारे 25 रुपए 5 साल में वापस आ जाएंगे हमारी जेब में, और शेयर हमारी जेब का हमारी जेब में ही रहेगा। क्या आपको पी रेशो का मतलब समझ में आ रहा है? अगर कोई कंपनी कहती है पी रेशो 8, तो इसका मतलब 8 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस। शेयर आज खरीद लीजिए, 8 साल में पैसा वापस। क्या ये बात सही है? तो आपने इसीलिए मुझे पी रेशो बताने की कोशिश करी। पी रेशो का फार्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। मेरे ख्याल से मतलब हमें समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। पी रेशो की बात समझ में आ गई। तो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो उसकी पी रेशो पर एक बार गौर जरूर कर लीजिएगा। पी रेशो एक अच्छा खासा इंडिकेशन है किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के कंटेक्स्ट में। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ऑफ ₹60 लाख। इसका क्या मतलब होता है? कंपनी के पास इतना रिजर्व का पैसा पड़ा है। रिजर्व यानी क्या? ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने आज तक कमाया, लेकिन कमाकर शेयर होल्डर में कभी बांटा ही नहीं। कंपनी ने पैसा अपने पास रख लिया। अच्छा, आप सोचिए, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी आपके नाम पर पैसा कमाती है पर आपको देती नहीं, अपने पास रोक के रख लिया, तो आप बुरा नहीं मानते हो? क्या ये आपके लिए बुरा मानने वाली बात नहीं? मैंने कंपनी का शेयर खरीदा, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट मुझे देती नहीं, जबकि लीगली सोचा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट पर मेरा हिस्सा बनता है कि नहीं बनता, पर कंपनी कहती नहीं जी हम आपको प्रॉफिट देना ही नहीं चाहते। तो ये मेरे लिए बुरा मानने वाली बात है कि नहीं? और मैं हैरान होता हूं ये देखकर कि जितनी बड़ी कंपनी होती है ना, उतना छोटा डिविडेंड देती है। जिस मर्जी बड़ी कंपनी का नाम ले आइए, जब वो डिविडेंड देते ना तो 1 रुपए 2 रुपए का डिविडेंड देते। 100 रुपए कमाते हैं एक शेयर पर और डिविडेंड देते हैं 2 रुपए। शेयर होल्डर नाराज होगा कि भाई कमाल कर रहे हो, कमा तो आप रहे हो, मुझे तो आप पैसे देते नहीं, सारा पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। रिजर्व का पैसा मुझे कब मिलेगा भाई? इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। हां सुनिए, कंपनी ने शेयर होल्डर को कहा तो आप क्या चाहते हो, आपका पैसा आपको दे दिया जाए? नहीं, ऑफकोर्स हम कह रहे हैं आपका पैसा है, आप क्या चाहते हो, आपका पैसा आपको दे दिया जाए? शेयर होल्डर कहता है हां मेरा पैसा मुझे दे दिया जाए। फिर कंपनी ने पूछा बताओ उसका क्या करोगे, पैसों का क्या करोगे? हां इन्वेस्ट ही करोगे, गोलगप्पे थोड़ी खाओगे, इन्वेस्ट ही करोगे ना। कहां इन्वेस्ट करोगे? अच्छा, शेयर में पैसा लगाने की नॉलेज है ना आपको? अच्छा, बड़े सारे शेयर होल्डर कहते हैं जी आप पैसा दे दो हमें, हम पता है वो बैंक में जमा कराएंगे। उससे क्या होगा? बैंक में जमा कराने से क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में भी आप जमा करा सकते। हाँ, अच्छा, ये आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 6%, 8 फिक्स डिपॉजिट हो जाए तो 8%, 10%। अच्छा, हम अगर आपको आपका पैसा दे दे तो आप इसलिए कह रहे हो कि पैसा हमें दे दो ताकि हम उसको बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जमा करा के 6%, 8%, 10% कमा सकें। कंपनी ने कहा वाह, छोटा आदमी और छोटी सोच। 8-10% मतलब यही औकात है तुम्हारी, बस 8-10% भी खुश हो जाते हैं। अरे कभी थोड़ा ऊंचा भी सोचा करो, बड़ा भी सोचा करो। शेयर होल्डर ने कहा जी ऐसा जी, ये बड़ा कैसे सोचा जाता है? कंपनी का हम बताते, अपना पैसा मांगने की जिद मत करो, हमारे पास ही रहने दो। शेयर होल्डर ने कहा जी ये कैसे ऊंचा सोचने वाली बात होगी, पैसा तो मेरा है, मेरा पैसा मैं आपके पास रहने दूं
तो जो 8-10% कमाता भी हूं वो भी क्या मेरे हाथ से? भाई ये कैसे ऊंचा सोचने वाला एग्जाम्पल हो गया। कंपनी ने कहा जी बात आप अभी समझे नहीं, आप सोचो कि हम उन पैसों से क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि पैसे पर पैसे कैसा बनाया जाता है। हमें मालूम है कि पैसे पर पैसा कैसे बनाया जाता है। हम नया शोरूम खोलेंगे, नया प्रोजेक्ट, नया प्लांट, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल मार्केट, ये वो फलाना ढिमकाना। शेयर होल्डर का जी आपकी सारी बात सही है, पर ये तो आप अपने फायदे गिना रहे हो मेरे को, मतलब मेरे पैसे पे आप तरक्की करना चाहते हो, यही मतलब हुआ ना। तो कंपनी ने कहा हमारी तरक्की में आपकी तरक्की इंक्लूडेड है। वो कैसे? वो कैसे? नहीं, आप लोग वो असल बात नहीं बोल रहे हैं। रिटर्न है? नहीं, ये तो बेकार की बात है। असल चीज होती है मार्केट प्राइस। शेयर होल्डर, कंपनी ने शेयर होल्डर का भाई साहब ऐसा कर देंगे, आज शेयर कितने का है? 100 रुपए का, साल भर में 150 का बिकेगा। ऐसा काम करने वाले हम लोग। शेयर होल्डर फिर वो हवाई किले बनाना शुरू करता है। अच्छा, यानी 1 साल के बाद शेयर 50% का रिटर्न है भैया, मुझे ना डिविडेंड मत दो। डिविडेंड तो बेकार चीज होती है। एक काम करो, मेरे पैसों को ना इस्तेमाल करो, नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ। अरे 2 रुपए का डिविडेंड का मैंने अचार डालना है, 2 रुपए का डिविडेंड मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। बस एक काम करो यार, साल भर के अंदर अंदर शेयर का दाम 50 रुपए बढ़ा दो, बस मजे ही मजे हैं उसके अंदर। क्या आप स्टॉक मार्केट में डिविडेंड कमाने के लिए जाते हो? मतलब सोचिए, एक स्टॉक मार्केट में एक आदमी डिविडेंड कमाने के लिए जाता है, कैपिटल गेन कमाने के लिए जाता है, और वो कंपनी क्या तरक्की करेगी जो अपनी कमाई शेयर होल्डर में बांट देती है? वो कंपनी तरक्की करेगी कैसे? तरक्की करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? शेयर होल्डर कहता है जी आपने कमा के हमें बांट दिया, अब आप तरक्की करोगे कैसे? इसीलिए थोड़ा अकल से काम लो, डिविडेंड मत बांटा करो, उस पैसे को इस्तेमाल करो, तरक्की करो, आपका नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। ठीक बात है कि नहीं? तो इसका मतलब डिविडेंड पे करना बुरी बात होती है। अच्छी बात क्या है कि कमाओ, उसमें से थोड़ा सा डिविडेंड बांट दो। कुछ लोगों की ना असल में आदत है डिविडेंड डिविडेंड बोलते रहते हैं, उनको थोड़ा डिविडेंड मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं, पर थोड़े से ज्यादा डिविडेंड मत बांटना, बाकी पैसा अपने पास संभाल के रखो, काम आएगा, फ्यूचर ग्रोथ में काम आएगा। क्या ये सारी बातें मैं सही कह रहा हूं ना? तो आगे से आप डिविडेंड पेमेंट को कभी भी पॉजिटिवली मत सोचिएगा। अरे आप इन्फोसिस के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उस कंपनी ने आज तक डिविडेंड दिया ही कितना है और कमाया कितना है। एक आदमी कहता है जी मान लो मैं जो कमाता हूं सारा खा जाता हूं, सारा खर्च कर देता हूं, तो क्या वो आदमी जिंदगी में कभी तरक्की करेगा? तो वो कंपनी अगर जो कमाती है सब शेयर होल्डर में डिविडेंड बांट देती है, क्या वो कंपनी कभी तरक्की कर सकती है? रिलायंस ने तरक्की क्यों करी है? क्योंकि उसने कमाया, पर कमाई शेयर होल्डर्स में बांटी नहीं, उस कमाई को उसने इस्तेमाल किया अपनी ग्रोथ के लिए, और उसकी ग्रोथ में शेयर होल्डर की ग्रोथ इंक्लूडेड थी, है कि नहीं? अगर अंबानी ब्रदर्स दुनिया के अमीर लोगों में काउंट होते हैं तो इसलिए नहीं काउंट होते कि उन्होंने कंपनी से डिविडेंड बहुत कमाया, इसलिए काउंट होते हैं कि उनके शेयर का मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, उनकी वेल्थ उनके मार्केट प्राइस पर तय हुई है, डिविडेंड पर तय नहीं हुई। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए
अगर आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदते हो तो क्या सोच के खरीदते हो कि जी ये वापस अगर नहीं भी आया ना तो मैं कहीं शिकायत करने नहीं जाऊंगा भाई साहब। और जो आदमी रिस्क ले नहीं सकता उसको स्टॉक मार्केट में आना भी नहीं चाहिए। कंपनी के साथ तो कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। कल को अर्थक्वेक भी आ सकता है, फिर सारे सपने धरे के धरे रह जाएं। जिन्होंने रिस्क लिया है उन्होंने ही सूनर और लेटर वेल्थ भी एक्यूमुलेट करी। ये मैं शुरू से कहता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आप जाइए और सिर्फ उतना पैसा लेके जाइए कि जिस पर आप रिस्क ले सकते, जिसके चले जाने का आपको दुख नहीं होगा, तो वो लोग फायदे में रहते हैं सूनर लेटर। हाँ जी, देखो जी, मान लीजिए हमने 10 रुपए कमाए। अब हमने शेयर होल्डर से पूछा, हाँ जी क्या करना है? शेयर होल्डर कहता है जी देख लो क्या करना। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, 1 रुपया डिविडेंड दे देते हैं, 9 रुपया रोक लेते। 9 रुपए की हम अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल कर लेंगे। हो सकता है शेयर होल्डर ये कहे जी इसे 1 रुपए की भी क्या जरूरत है, सारे 10 रुपए इस्तेमाल करो। पर वो जो बुढ़े बुढ़े शेयर होल्डर होते हैं ना, जिनकी वो पुरानी माइंडसेट होती, कहता नहीं अरे यार थोड़ा डिविडेंड तो आना चाहिए, समझा करो घर का खर्चा चलाना होता है। हमने कहा चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, झगड़ा नहीं करते, चलो 1.5 रुपए का डिविडेंड दे देते हैं, 8.5 रुपए रोक लेते हैं। और ये कंपनी की मीटिंग में यही झगड़ा होता है, 10 रुपए में से कितना दें, कितना रोक लें, यानी 10 में से कितना दें और कितना रोक लें। जो रिस्क टेकिंग पर्सन है वो कहता है जी कुछ मत दो, बाद में अपने आप आ जाएगा, अभी कुछ मत दो। लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो कहते हैं अभी कुछ तो दे दो भाई, बाकी पैसा रोक लो। दोनों की अपनी अपनी सोच है। तो क्या ये ईपीएस का ही बंटवारा नहीं हो रहा? ईपीएस की तो 2 हिस्से हो रहे हैं कि उसमें से डिविडेंड कितना देना है और पैसे को रोकना कितना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द कंपनी नीड्स ₹20 lakhs फॉर एक्सपेंशन। कंपनी को 20 लाख रुपए और चाहिए अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। दिस अमाउंट विल अर्न द सेम रेट एज फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अंडरलाइन करिएगा। दिस अमाउंट विल अर्न द सेम रेट एज फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट डेप्ट इक्विटी रेशो हायर देन 35% pulls the P ratio down to 8 and raises the interest rate on entire additional amount borrowed at 14%. You are required to ascertain the probable price of the share if number 1, additional funds are raised as loan, number 2, amount is raised by issuing equity shares। और नीचे नोट में क्या कहा गया है? डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए हेडिंग डालेगा प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी प्रेजेंटली आपकी कंपनी में कैपिटल का कितना पैसा लगा हुआ है, प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब ये बताइएगा इक्विटी कैपिटल कितना है? मेरा मतलब है इक्विटी शेयर्स कितने हैं? अच्छा फिर से बताइए, एक बार फिर से बताइए। 4 लाख। 4 लाख। आप कहते हैं इक्विटी शेयर तो 4 लाख है। अच्छा एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। तो टोटल इक्विटी कैपिटल कितना हो गया? 40 लाख रुपए। 4 लाख शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, इक्विटी कैपिटल है 40 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट
जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो कितना है? 60 लाख रुपए। दोनों का टोटल बताएंगे? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ के आगे क्या लिखा जाए? शेयर होल्डर्स फंड्स। आपने 1 करोड़ के आगे क्या लिखा? शेयर होल्डर्स फंड्स। मैं भी कभी सोचा करता था ये रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का हिस्सा कैसे हो सकता? अकाउंट्स ने कभी मुझे ढंग का जवाब दिया ही नहीं, और मुझे इसका जवाब फाइनेंशियल मैनेजर, जब मैं पैसों के बारे में सोचने लगा तो मुझे जवाब मिल गया। जब तक मैं डेबिट और क्रेडिट में अपने आप को उलझा रहा था मुझे जवाब ही नहीं मिला, लेकिन जब बात पैसों की आ गई तो जवाब आ गया। शेयर होल्डर्स ने कहा कि भाई साहब हमने तो आपको 40 लाख ही दिए थे, इस बीच आपने हमारे नाम पर 60 लाख कमाए और वो आपने दबा के रख लिए, हमें दिए ही नहीं आज तक। इसका मतलब आज की डेट में आपके पास हमारे 1 करोड़ रुपए पड़े, 40 लाख तो हमने दिए थे आपको, और 60 लाख रुपए आपने हमारे रोक लिए, हमारे नाम पर कमाए, हमको दिए ही नहीं। इसका मतलब हमारे आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े। माना हमने 40 लाख दिए थे, पर आपने भी तो हमारे 60 लाख रोक लिए। जब हम फाइनेंस के पास गए तो फाइनेंस ने इसे हमें बड़े अच्छे ढंग से समझाया। आपने कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे उन्होंने रोक लिए, दोनों मिलाकर सोचा जाए तो कंपनी के पास शेयर होल्डर के 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। ठीक बात है ना? ये हो गया जी शेयर होल्डर्स फंड्स। आओ इसमें हम ऐड करें डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ऐड करते। देखो जी, इनकम स्टेटमेंट में लिखा है हम ना 6 लाख का इंटरेस्ट देते हैं और वो 12% है, मतलब 6 लाख रुपए अपने आप में 12% है। तो डिबेंचर्स कितने के हैं भाई? 50 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 50 लाख। इसके सामने लिख लो प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब कंपनी में 1.5 करोड़ का कैपिटल लगा है। कंपनी के पास 1.5 करोड़ रुपए हैं। 1 करोड़ शेयर होल्डर के, 50 लाख डिवेंचर होल्डर के। क्या ये बात मैं सही करूं? कंपनी के पास 1.5 करोड़ का कैपिटल है, कैपिटल, वो भी एट प्रेजेंट, वो भी एट प्रेजेंट। अच्छा ये बताइएगा, कंपनी प्रेजेंटली कितना कमा लेती है हर साल? कितना? 26 लाख। ये आपको कहां से पता चला? अच्छा, ईबीआईटी। अच्छा, जब हम कहते हैं कंपनी कितना कमा लेती है तो कमाई का तो मतलब ईबीआईटी होता ना। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कमाई का मतलब ईबीआईटी होता। फिर लिखेगा प्रेजेंट, ROCE। आप इसका मतलब भी जानते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फार्मूला भी आप अच्छी तरह जानते हैं, पर फार्मूला छोड़ो, सीधा कैलकुलेट करो। 26 लाख की कमाई और 1.5 करोड़ का कैपिटल, 26 लाख की कमाई, 1.5 करोड़ का कैपिटल, 17.33%। ये कैलकुलेशन जो है ना, बिना मतलब के नहीं करिए।
क्वेश्चन कहता है कि कंपनी को 20 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी। हमने कहा जी 20 लाख तो पैसा लगा देंगे कंपनी में, लेकिन बदले में कंपनी की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कितनी बढ़ेगी कमाई? इतनी बढ़ जाएगी 17.33%। अगर कंपनी में कैपिटल 100 रुपए बढ़ गया तो कमाई भी 17 रुपए 33 पैसे बढ़ जाएगी। यह बात क्वेश्चन में स्पष्ट शब्दों में कही गई है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये आपने अंडरलाइन करी थी। दिस अमाउंट विल अर्न द सेम रेट एज फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड। इसलिए मैंने ये कैलकुलेट करा। मैं जानना चाहता था कि मैं जो कैपिटल बिजनेस में लगाता हूं और जो बिजनेस मुझे कमा के देता है, कमाई जो है वो कैपिटल का कितना परसेंटेज है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि मैं और कैपिटल अगर बिजनेस में लगाऊंगा तो मेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए, है कि नहीं? ये कुछ ऐसा ही है कि जी मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करा रखे, उससे मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता है। 1 लाख 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। अब मैं सोचता हूं बैंक में 50,000 और जमा करा दूं। अब बैंक में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1.5 लाख रुपए। अब मुझे इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%। कितना मिलेगा? 15,000 रुपए। तो इसका मतलब अरे मैं अगर पैसा ज्यादा लगाऊंगा तो मेरी कमाई भी तो बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तो मैंने वैसे ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करी। खैर, यहां तक सारी कैलकुलेशन ठीक है। अब हम मैटर को आगे लेके जा सकते हैं। लिखेगा, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the company requires additional funds. The company requires additional funds of rupees 20 lakhs, which may be arranged by following two methods. Which may be arranged by following two methods. लिखेगा मेथड 1। तो 20 लाख को अरेंज करने के 2 मेथड हो सकते हैं। मेथड 1 पर बात करना शुरू करते हैं। मेथड 1 लिखेगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, कॉमा, रुपीज 20 lakhs may be arranged by issue of new equity shares, by issue of new equity shares। पहला मेथड, आइए नए इक्विटी शेयर इशू कर देते, 20 लाख का इंतजाम हो जाएगा, नए इक्विटी शेयर इशू कर देते। आगे लिखिएगा, one equity share may realize rupees 25। One equity share may realize rupees 25। कहां से पता चला? आपकी कंपनी का मार्केट प्राइस 25 रुपए है, हो सकता है फेस वैल्यू 10 रुपए होगी, कोई बात नहीं, 15 का प्रीमियम डाल दीजिएगा। एक शेयर को इश्यू करके 25 रुपए अरेंज करे जा सकते हैं। अपने को कितने चाहिए? 20 लाख। 20 लाख के लिए मुझे कितने इक्विटी शेयर इश्यू करने चाहिए? 80,000 ना, 80,000 ना। एक बार फिर सही, अपने को चाहिए 20 लाख, एक शेयर देगा 25 रुपए, तो हमें इश्यू करने हैं 80,000 इक्विटी शेयर। तो लिखेगा, हेंस the company will be required
the company will be required to issue the company will be required to issue 80,000 equity shares. The company will be required to issue 80,000 equity shares. We come to method 2. मेथड 2 की तरफ आइएगा और लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ₹20 lakhs may be arranged. According to this method, ₹20 lakhs may be arranged with the help of debt financing. With the help of debt financing. ओके, लोन लेकर भी पैसों का इंतजाम किया जा सकता है, फुल स्टॉप. फिर लिखेगा इफ दिस मेथड इज एडॉप्टेड, इफ दिस मेथड इज एडॉप्टेड, इफ दिस मेथड इज एडॉप्टेड, कॉमा, डेप्ट इक्विटी रेशियो will become, debt equity ratio will become, देखिए क्या क्वेश्चन में डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला दे रखा है? क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. हो सकता है कि आप इस फार्मूले से एग्री ना करते हो. आपको हो सकता है ये लगे जी हमने तो कोई और फार्मूला पढ़ रखा था. पर जब क्वेश्चन में फार्मूला लिखा है तो आपको अपना ओपिनियन देने का कोई हक ही नहीं बनता है. क्या आप क्वेश्चन को चैलेंज करोगे कि जी तो आपने फार्मूला गलत बता रखा है? मेरे ख्याल से ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि मैं क्वेश्चन के दिए गए फार्मूले पर ऑब्जेक्शन रेज करूं. ठीक है ना? ये आप लोगों ने लिख लिया. अच्छा देखिए, प्रेजेंटली लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है? 50 लाख रुपए. क्या ये बात सही? प्रेजेंटली कैपिटल कितना है? 1.5 करोड़ रुपए. ये बात भी ठीक है. अच्छा बताइएगा 50 लाख 1.5 करोड़ का कितना परसेंटेज होता? 1/3 33 एंड 1/3%. पर मैंने सुना है कि आपने 20 लाख का और लोन लिया है. मेथड 2 की बात कर रहा हूं, मेथड 1 की बात नहीं कर रहा हूं. अगर आपने 20 लाख का लोन लिया तो जो लोन पहले 50 लाख था अब टोटल लोन कितना हो जाएगा? 70 लाख रुपए. क्या मेरी बात सही है? 20 लाख का लोन लेने के कारण आपका कैपिटल भी 20 लाख बढ़ जाएगा. अब आपका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? देखो जी, अब आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,70,00,000. उसमें लोन कितना हो जाएगा? 70 लाख. अब आप ये कहते फिरेंगे कि भाई साहब 1,70,00,000 का लोन है, उसमें 70 लाख, 1,70,00,000 का कैपिटल है, उसमें 70 लाख का तो लोन कैपिटल है. अब आप ही बताइए 70 लाख 1,70,00,000 का कितना परसेंटेज होता? 41.18%. अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ. आपकी डेप्ट इक्विटी रेशो ने 35% के बैरियर को तोड़ दिया. अच्छा नहीं हुआ. मार्केट में आपकी साख गिर जाएगी,
लोग आपको ये कहने लगेंगे जी इसके ऊपर ना लोन का बोझ बहुत ज्यादा है। जिसके ऊपर कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा हो जाए, मार्केट में उसकी साख गिरेगी ही गिरेगी। वही मैं कह रहा हूं, अच्छा नहीं हुआ आपने 35% का बैरियर तोड़ दिया। अच्छा, आप ओरिजिनली 35% का बैरियर नहीं तोड़ रहे थे, क्योंकि ओरिजिनली 1.5 करोड़ में 50 लाख का लोन था, तो आप 35% से नीचे थे, है ना। लेकिन अगर आपने 20 लाख का लोन लिया, तो जो हालात बनकर निकलेंगे वो आपको ये कहेंगे कि आपके टोटल कैपिटल में इतना परसेंटेज तो बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है, आप बहुत बड़े कर्जे में। मार्केट में आपकी साख गिर गई। इससे क्या होगा? लोग लोन देना बंद कर देंगे आपको। जो आदमी के ऊपर पहले बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा हो, लोग लोन देना बंद कर देंगे, और जो लोन देंगे हां, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करेंगे। आपने पहले से एक लोन ले रखा है 12% के रेट पर, तब तक हालात नियंत्रण में थे, कंट्रोल में थे आपके। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। हां, अगर आप उनको लालच दें, अभी तो 12% के रेट पर लोन मिला हुआ है, अब आपको लोन का रेट कितना ऑफर करना होगा? 14%, क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, है ना। मैंने कहा ही है, डेब्ट इक्विटी रेशियो आपके लिए एडवर्स हो गई है। आपको लोन मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लिखेगा सिंस डेब्ट इक्विटी रेशियो is crossing the limit of 35%. Since debt equity ratio is crossing the limit of 35%, comma, the additional loan of rupees 20 lakhs, will carry 14% interest rate. हां, तो पहला मेथड, इक्विटी शेयर इश्यू करें, 80,000 इक्विटी शेयर इश्यू करें, एक शेयर 25 रुपए के रेट पर इश्यू करें। दूसरा मेथड, चलो लोन ले लेते हैं, 20 लाख का लोन ले लेते हैं 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब फैसला लो, बताओ मेथड 1 सही है कि मेथड 2 सही? कैसे पता लगा? हाँ, ये क्या बात हुई भला? कैसे आपने बता कैसे दिया? अभी तो आंसर तो आगे मेरा बढ़ेगा। ये अभी तो हमने सिर्फ दोनों मेथड का ब्रॉड आउटलाइन लिखा है। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। इसमें से कौन सा मेथड चुनना है बेहतर होगा कि आप ईपीएस को इसका जवाब देने दें, है ना। तो फिर बढ़े आगे, हेडिंग डालिएगा, इवैल्यूएशन ऑफ। अब हम दोनों मेथड्स को इवैल्यूएट करेंगे, निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स, evaluation of different methods of raising additional funds of rupees 20 lakhs. Particulars, method 1 and method 2.
पर्टिकुलर्स, मेथड 1 एंड मेथड 2। EBIT, EBIT लिखा जाए। हां जी, आपने मुझे अभी अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताया है 17.33%। ध्यान से सुनेगा। कैपिटल अगर हो 1.5 करोड़, कैपिटल अगर हो 1.5 करोड़, तो उस पे अगर 17.33% कमाया जाए तो कमाई कितनी होती है? 26 लाख। तो आप पहले से जानते हैं। पर अब कैपिटल 1.5 करोड़ थोड़ी है। अब कैपिटल कितना है? 1,70,00,000। अब ठीक है। अब कमाई 26 लाख थोड़ी होगी भाई। 26 लाख की कमाई तो पहले होती थी। अब कमाई कितनी होगी? 1,70,00,000 का 17.33%। ये बताइए। भाई अब तो कैपिटल 1,70,00,000 हो गया। कमाने का रेट तो वही है 17.33%। अब कमाई होगी 29,46,100 रुपए। इक्विटी शेयर होल्डर कहता है वो तो ठीक है, वो ईपीएस बताओ कितना होगा, क्योंकि फैसला तो ईपीएस ने लेना है। हमने कहा जल्दी किस बात की, अभी पहुंचते हैं ईपीएस पर, पहले इंटरेस्ट तो माइनस कर लें। एग्जिस्टिंग, ये बताइए पुराने डिवेंचर कितने के? 50 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ₹6,00,000। ये इंटरेस्ट तो पहले से चला रहा है भाई, ये तो पुराना इंटरेस्ट है। एडिशनल, अगर आप मेथड 1 में गए तो आप नए इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, और नए इक्विटी शेयर इश्यू करने से तो इंटरेस्ट बढ़ नहीं सकता, वो तो पॉसिबल नहीं। अगर आप मेथड 2 में गए तो आप 20 लाख का लोन लेंगे 14% के रेट पर। अच्छा, 2,80,000। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट माइनस करने की बात हो गई। इंटरेस्ट माइनस करते ही हमको क्या पता चल जाएगा? ईबीटी। ₹23,46,100 एंड 20,66,100। टैक्स का रेट कितना? 50%। $11,73,050। 1,03,3050। चलिए ईबीटी में से टैक्स माइनस करिए, ईएटी आएगा।
अब क्या लिखा जाए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा ये बताइएगा कितने इक्विटी शेयर पहले से थे? आपने कहा पहले से थे इक्विटी शेयर 4 लाख, तो मेथड 2 में लिखिए कि इक्विटी शेयर्स हैं 4 लाख। आपने इक्विटी शेयर बढ़ाए क्यों नहीं? मेथड 2 में जब इक्विटी शेयर ने इशू करे ही नहीं तो इक्विटी शेयर बढ़ कैसे सकते? मेथड 1 में आपने 80,000 नए इक्विटी शेयर इशू करे थे, 4 लाख तो पहले ही थे, 4,80,000। अब ठीक है, अब आइए EAT को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करें। EPS 2.44 2.58। तो अब आप किसके फेवर में? क्यों? EPS ज्यादा है। पर अभी मैं आपका ओपिनियन बदल देता हूं। देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक मैसेज दिया था कि ना डिविडेंड के पीछे भागना बंद करो, EPS के बेसिस पे कंक्लूजन देना बंद करो। बड़े क्वेश्चंस हो गए जिन पर EPS पर फैसला हो गया। EPS से ज्यादा बड़ा फैक्टर कौन सा होता है? मार्केट प्राइस। डिविडेंड होता ही क्या है? EPS होता ही क्या है? इसलिए EPS के बेसिस पर आगे से हम फैसला देना बंद कर रहे हैं। हम फैसला देंगे मार्केट प्राइस के बेसिस पर। अपने को डिविडेंड भले ही कम दे दो लेकिन मार्केट प्राइस ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? अब मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। क्वेश्चन में PE रेशो कितना गिवन है? 10, पर वो कहते हैं PE रेशो हो जाएगा 8 अगर डेप्ट इक्विटी रेशो ने 35% का बैरियर तोड़ दिया तो। और मेथड 2 में ऐसे ही हालात बने हैं। वैसे PE रेशो कितना है? 10, पर मेथड 2 में 8। आइए पता करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर और इसके लिए फार्मूला लगाते हैं EPS मल्टीप्लाइड विद PE रेशो। क्या आप इस फार्मूले को सही मानते हैं? हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे PE रेशो का फार्मूला मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। अगर आप मार्केट प्राइस जानना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होना चाहिए PE मल्टीप्लाइड विद EPS। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ। 20.6। आपका फैसला बदल गया। मार्केट प्राइस तो जी मेथड 1 का सही है, EPS से क्या लेना देना अपने को भाई। अच्छा अब तक के क्वेश्चन में ये मत कहिए कि हमने आपको गलत पढ़ा दिया। अब जब उन क्वेश्चन में मार्केट प्राइस आता ही नहीं था तो EPS के बेसिस पर फैसला लेकर हमने कौन सा गलत काम किया है कि नहीं? तो लिखिएगा सिंस मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, since market price per equity share is more in method 1, comma, it is advised to arrange additional funds. It is advised to arrange additional funds of rupees 20 lakhs by way of equity financing
by way of equity financing. We come to question number 25. Question number 25. Okay, question number 25. The following figures of Krish Limited are presented to you. Earnings before interest and tax 23 lakhs. उसमें से पहले उन्होंने माइनस करा डिवेंचर इंटरेस्ट 8% के रेट पर, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट 11% के रेट पर. प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, उसमें से इनकम टैक्स माइनस करा 50% के रेट पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखा, ईपीएस कैलकुलेट करा, मार्केट प्राइस पर शेयर लिखा, पी रेशो. अब तक तो ऐसा लग रहा है जैसे पिछला क्वेश्चन ही है. नेक्स्ट पेज. द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ ₹20 lakhs. इट इज इन नीड of ₹30 lakhs to redeem debentures and modernize its plant. It seeks advice on following alternatives modes of raising finance. Number 1, raising entire amount as term loan from banks at rate of 12%. Number 2, raising part of the funds by issue of 1 lakh shares of ₹20 each and rest by term loan at 12%. The company expects to improve its rate of return by 2% as a result of modernization, but P/E ratio is likely to go down to 8 if entire amount is raised as term loan. Required, number 1, advise the company on financial plan to be selected. And number 2, it is assumed that, if it is assumed that there will be no change in P/E ratio, would your advice still hold good? तो पहले लिखेगा प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टार्ट करते हैं इक्विटी कैपिटल से. आपके पास पहले से इक्विटी शेयर्स हैं 5 लाख. आपके पास पहले से इक्विटी शेयर्स हैं 5 लाख. तो आपके पास इक्विटी कैपिटल है 50 लाख. रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो आपके पास पहले से रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 20 लाख रुपए. दोनों का टोटल करिए 70 लाख रुपए. 70 लाख के सामने लिख लीजिएगा शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स, तो ये तो शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया. पर हो सकता है क्वेश्चन में कोई डेब्ट कैपिटल भी हो, और वो है भी. आप डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट देते हैं 80,000 रुपए. आप इंटरेस्ट देते हैं 8%. तो डिवेंचर्स कितने के रहे होंगे? 10 लाख रुपए. आप लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट कितना देते हैं? कितना इंटरेस्ट देते हैं? 2,20,000. आप 11% इंटरेस्ट देते हैं 20 लाख. टोटल हो गया 1 करोड़ रुपए. 1 करोड़ के आगे लिखेगा प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कंपनी में पहले से 1 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टेड है. कंपनी पहले से कितनी इनकम अर्न कर रही है?
प्रेजेंट EBIT कितना है? 23 lakhs। अच्छा, 1 करोड़ का कैपिटल है, 23 लाख की इनकम। तो फिर तो आप मुझे प्रेजेंट ROCE भी बता सकते हैं। $23 lakhs divided by 1 crore into 100, this is equal to 23%। ओके, आपने बताया 23%, दिस इज 23%। ठीक, 1 करोड़ का कैपिटल, 23 लाख की कमाई, यानी इस समय आप इनकम अर्न कर रहे हैं जितना कैपिटल बिजनेस में लगा है उसका 23%। ठीक बात। मैंने सुना है आपको 30 लाख रुपए चाहिए, क्या करेंगे क्या उसका? 30 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए तो डिवेंचर को रिडीम करने में इस्तेमाल करेंगे, बाकी कितना बच गया उसका क्या करोगे? प्लांट मॉडर्नाइज करोगे। तो सोच के जवाब दीजिएगा, जो कैपिटल अभी 1 करोड़ है अब वो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 20 lakhs के 30 lakhs? माना 30 लाख बढ़ जाएंगे पर 10 लाख कम भी तो हो जाएंगे। 30 लाख से कैपिटल बढ़ेगा और 10 लाख के जो डिबेंचर रिडीम होंगे तो कैपिटल कम भी हो जाएगा। तो अब हमारा कैपिटल 1 करोड़ 20 लाख 20 lakhs हो जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? लिखेगा, वी आर गिवन दैट additional funds of rupees 30 lakhs, additional funds of rupees 30 lakhs is to be utilized, additional funds of rupees 30 lakhs is to be utilized for following purposes, for following purposes। Number one, rupees 10 lakh towards redemption of debentures, rupees 10 lakh towards redemption of debentures। 10 लाख रुपए डिवेंचर को रिडीम करने में इस्तेमाल होंगे। एंड नंबर 2, बैलेंस रुपीज 20 lakhs, बैलेंस रुपीज 20 lakhs टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, फुल स्टॉप। हेंस टोटल कैपिटल अंडर द न्यू सिचुएशन, total capital under the new situation will become, total capital under the new situation will become rupees 1 crore 20 lakhs, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। ब्रैकेट्स में लिखिएगा 1 करोड़ प्लस 30 lakhs माइनस 10 lakhs, 1 करोड़ प्लस 30 lakhs माइनस 10 lakh। तो नए सिस्टम में अब हमारा बिजनेस में कैपिटल हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख। आगे लिखिएगा, वी आर ऑल्सो गिवन दैट द अर्निंग capacity will be increased by
2%. That is, it will now become 25%. हमारी पहले से अर्निंग कैपेसिटी 23% है, अब 25% हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं, पहले हम कितना कमाते थे? कैपिटल का 23%। अब हम कितना कमाएंगे? कैपिटल का 25%। मत भूलिए कैपिटल भी आपका बढ़ गया। कैपिटल अब 1 करोड़ नहीं है, कैपिटल अब 1 करोड़ 20 लाख है। अर्निंग कैपेसिटी अब 23% नहीं 25% हो गई। ठीक बात है? तो फैसला करो फिर, किस बात का फैसला करना है? 30 लाख रुपए कैसे लाएं? आपने ये तो बता दिया 30 लाख खर्च कहां कर रहे हैं। अब ये भी बता दो 30 लाख रुपए कैसे लाएं। 30 लाख लाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका, और 30 लाख का लोन ले लेते हैं। दूसरा तरीका, थोड़ा इक्विटी थोड़ा लोन, दोनों को मिक्स करके ना। तो 30 लाख को अरेंज करने के 2 तरीके हैं, हमें उन दोनों तरीकों को इवैल्यूएट करना है। तो हेडिंग डालेगा इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, evaluation of different alternatives of raising additional funds of rupees 30 lakhs. Particulars alternative 1 and alternative 2. शुरुआत करते हैं EBIT से। पहले आप कमाते थे 23%, अब आप कमाएंगे 25%। कैपिटल हो चुका है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, उसका 25% कितना होगा? 30 लाख। ₹30 लाख। आपकी इनकम में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। वैसे कहां आपकी इनकम पहले सिर्फ 23 लाख रुपए थी, अब आपकी इनकम 30 लाख हो गई। आइए पहले एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट माइनस कर ले। वैसे पुराने डिवेंचर्स तो अब रहे नहीं, आपने तो उनको रिडीम कर दिया ना, तो जब वो डिवेंचर्स नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। पर पुराना लॉन्ग टर्म लोन तो अभी भी है। 20 लाख रुपए का 11%, 2,20,000 रुपए। एडिशनल, अगर आपने 30 लाख रुपए पहले अल्टरनेटिव से अरेंज करे, पूरे 30 लाख रुपए का लोन होगा और 12% रेट होगा। $3,60,000। क्या ये बात सही?
अगर आपने सेकंड अल्टरनेटिव को पिक करा तो उसमें लोन का अमाउंट है 10 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। %12 ऑफ 10 lakhs। अगर EBIT में से हम इंटरेस्ट माइनस करें तो फिर हमें EBT पता चलेगा। 24,20,000 और 26,60,000। ठीक है ना? टैक्स का रेट कितना है वैसे? 50%। $12,10,000, 13,30,000। टैक्स माइनस करते ही आपको पता चलेगा EAT। $12,10,000 and 13,30,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपके पास पहले से कितने इक्विटी शेयर्स थे? 5 लाख। अगर आपने फंड्स को अल्टरनेटिव 1 से अरेंज करा तो इक्विटी शेयर्स 5 लाख ही रहेंगे। इक्विटी शेयर्स 5 लाख है और 5 लाख ही रहेंगे। पर अगर आप अल्टरनेटिव 2 में गए तो आप नए इक्विटी शेयर इश्यू करोगे 1 लाख। अब इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे? 6 लाख। चलिए EAT को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करिए और EPS बताइए। 2.42, 2.22। PE जैसा क्वेश्चन ने हमको बताया है वैसे तो PE ओरिजिनली 10 था, पर अगर आपने अल्टरनेटिव 1 को अडॉप्ट किया तो PE 8 हो जाएगा। चलिए EPS को PE से मल्टीप्लाई करते हैं। 19.36। तो हम अल्टरनेटिव 2 के फेवर में लिखेगा। इट इज recommended to arrange the funds. It is recommended to arrange the funds as per alternative 2. It is recommended to arrange the funds as per alternative 2 because EPS will be more in such a case. EPS will be more in such a case. Sorry, market price per share. Market price per share will be more
market price per share will be more in such a case. अब आप क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर आइएगा। सेकंड पॉइंट ये है, अगर पी रेशो में कोई बदलाव नहीं हुआ होता तो आपकी तरफ से एडवाइस क्या होती? ये बात आप समझते हैं, अगर पी रेशो दोनों ऑप्शन में सेम है तो क्या यह बात सच है कि जिसका ईपीएस ज्यादा है उसका मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा ही होगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर पी रेशो सेम है तो ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता, क्योंकि जिसका ईपीएस ज्यादा उसका मार्केट प्राइस भी ज्यादा होगा ही होगा। ऐसी सिचुएशन में अल्टरनेटिव 1 के फेवर में बात कही जा सकती है। आप लिखेगा इफ पीई रेशो रिमेन्स सेम, if PE ratio remains the same, comma, the decision may be taken on the basis of EPS. The decision may be taken on the basis of EPS. Full stop. Hence, it is recommended to arrange funds. It is recommended to arrange funds as per alternative 1. As per alternative 1, because EPS is more in its case. EPS is more in its case. ठीक बात है ना? हाँ जी। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, ये आज की क्लास का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। मैंने आपको यही कहा था ना कि आज की क्लास में ये क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 तो भाई मैं करा के रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन का आंसर 10-15 मिनट से ज्यादा का टाइम लेगा नहीं। आपकी क्लास का टाइम 8:30 बजे तक मेरे साथ है। उस हिसाब से भी सोचे तो क्लास 15 मिनट जल्दी ही छूटेगी। अभी सिर्फ 8 ही बजे हैं। आप जितनी देर और करेंगे उतना टाइम और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि मैं क्वेश्चन करवाऊं ना। क्वेश्चन नंबर 18, ए कंपनी करंटली हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹25 lakh consisting of 25,000 equity shares of ₹100 each. The management is planning to raise another ₹20 lakhs to finance a major program of expansion through one of 4 possible financing plans. These options are: number 1, entirely through equity shares; number 2, ₹10 lakh raised through ordinary shares and balance ₹10 lakh through long-term borrowings at 8%. Number 3, ₹5 lakh through ordinary shares and ₹15 lakh through long-term borrowing at 9% per annum. Number 4, ₹10 lakh through ordinary share and ₹10 lakh through preference share with 5% dividend. Company's expected EBIT will be ₹8 lakh. Assuming tax rate of 50%, determine EPS in each case and give your comments. आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ EPS, कंप्यूटेशन ऑफ EPS अंडर डिफरेंट ऑप्शंस, अंडर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ रेजिंग additional funds of
20 lakhs। हाँ जी, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले है इक्विटी कैपिटल, एट % लॉन्ग टर्म लोन, 9% लॉन्ग टर्म लोन। उसके बाद क्या है? 5% प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल। इन सबका अगर टोटल किया जाए तो वो है फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। इन सबका टोटल हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, प्रेजेंटली आपके पास इक्विटी कैपिटल कितना है? प्रेजेंटली 25 लाख रुपए। आपको 20 लाख का कैपिटल और चाहिए। पहले का 25 लाख भी इक्विटी है और 20 लाख भी अगर इक्विटी से इशू किया जाए तो टोटल इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा? 45 लाख रुपए। ऑप्शन सेकंड, पहले 25 लाख इक्विटी, वो कहते हैं 10 लाख के और इक्विटी शेयर, 25 लाख 10 लाख, तो ऐसे तो टोटल इक्विटी कैपिटल 35 लाख रुपए हो जाएगा। बाकी बचे 10 लाख कहां से आएंगे? 8% लॉन्ग टर्म लोन से। ऑप्शन थर्ड, 5 लाख के इक्विटी शेयर और इश्यू करें तो अब इक्विटी शेयर कितने के हो गए? 30 लाख रुपए के। बाकी 15 लाख 9% लॉन्ग टर्म लोन से। ऑप्शन 4, 10 लाख के इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर अब कितने के हो गए? 35 लाख। खैर फंड्स आप जैसे मर्जी क्यों ना अरेंज कर लीजिए, बिजनेस से आपको प्रॉफिट कितना हुआ करेगा? 8 lakhs। ठीक है, फिर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे। देखो भाई, ऑप्शन 1 में तो कोई लोन है नहीं, उसमें तो कोई इंटरेस्ट आपको देना नहीं है। ऑप्शन 2 में 10 लाख का लोन है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 80,000 का इंटरेस्ट हो गया ना। ऑप्शन 3 में 15 लाख का लोन, 9% इंटरेस्ट, 1,35,000 रुपए। ऑप्शन 4 में कोई लोन नहीं और कोई इंटरेस्ट नहीं।
तो हम ईबीटी इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसमें से फिर हम लोग 50% टैक्स माइनस कर देते हैं। 50% टैक्स कितना हो गया जी? 4 लाख। ऑप्शन 2 में कितना हो गया? 3,60,000। 3,37,000 सॉरी 3,32,500 एंड 4 lakhs। ठीक है, ये माइनस कर देते हैं तो हमें ईएटी पता चल जाएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा। इसमें से क्या माइनस करें? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो सिर्फ चौथे ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में है। हां जी, 10 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल है और 5% का डिविडेंड का रेट है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 50,000 रुपए। खैर, तो लास्ट में हमको क्या पता चल गया? 4 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए, 3,32,500 रुपए, 3,50,000 रुपए। ये जो आंसर आया है आप इसके आगे लिख लीजिएगा, अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, दिस इज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा जाए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक इक्विटी शेयर तो 10 रुपए का है ना। एक इक्विटी शेयर कितने का है? 100 रुपए का। अगर इक्विटी कैपिटल 45 लाख रुपए है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए? 45,000। अच्छा, ऑप्शन 2 में 35,000, ऑप्शन 3 में 30,000 और ऑप्शन 4 में 35,000। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे ईपीएस। 8.89, 10.29, 11.08 एंड 10। और आप कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहेंगे? थर्ड। लिखेंगे आप it is recommended to select option third of raising the funds. It is recommended to select option third of raising the funds because maximum EPS will be obtained. Maximum EPS will be obtained in its case. Maximum EPS will be obtained in its case. आप इस चैप्टर का आप कोई भी रिविजनरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।